एकदम से तेज हवाएं चलने लगती हैं और तूफान भी आ जाता है। और तभी एक बड़ा पेड़ जिनकी जड़ें कमजोर हो चुकी थी वो पापा चिड़ा पर गिर जाता है और पापा चिड़ा की उसी समय मौत हो जाती है। मामा चिड़िया की अंडे से कुछ देर पहले ही बेटा चिड़ा बाहर निकला था। पापा चिड़ा बड़े प्यार से उसका नाम कुकू रखते हैं। कुकू के पापा, मौसम खराब हो रहा है, हमें अपने घर की छत की मरम्मत करनी होगी वरना बारिश का सारा पानी हमारे घर में बढ़ जाएगा। हाँ रानू जी, मैं अभी जाता हूँ और जंगल से मजबूत लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, फिर मैं छत की आज ही मरम्मत कर लूँगा। इतना कहकर पापा चिड़ा घर से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। वो जंगल के बीच में जाकर जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काट रहा था। मौसम पूरी तरह से बिगड़ चुका था। एकदम से तेज हवाएं चलने लगती हैं और तूफान भी आ जाता है। और तभी एक बड़ा पेड़ जिनकी जड़ें कमजोर हो चुकी थी वो पापा चिड़ा पर गिर जाता है और पापा चिड़ा की उसी समय मौत हो जाती है। हे भगवान, टोनू जी कहाँ रह गए? अब तो बारिश भी होने लगी है, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर मामा चिड़िया घर में पड़ा घास फूस लेकर छत को ढकने लग जाती है। मामा चिड़िया टूटी फूटी जगह को घास से ढक रही थी ताकि पानी घर में टपक ना पाए। तभी एक बड़ा तूफान आता है और मामा चिड़िया को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। मुझे कोई बचाए, मुझे कोई बचाए, हे भगवान, अब मैं कैसे बचूंगी? वो तूफान मामा चिड़िया को उड़ाकर बहुत ही दूर ले जाता है और बड़े बड़े पत्थरों पर गिरा देता है। मामा चिड़िया के सर पर चोट लगती है और उसकी भी उसी समय मौत हो जाती है। उनका बेटा घर में सारी रात अकेला अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रहा था, मगर उसे क्या पता था कि अब उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। कालू जी, मैंने आज सुबह से चिड़िया को नहीं देखा, वरना हर रोज सबसे पहले उसी की शक्ल देखती हूँ। गौरी जी, रात को भयानक तूफान आया था, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? हमें चलकर देखना चाहिए। हाँ कालू जी, आप सही कह रहे हो, चलो अभी चलो, चलो देखते हैं। फिर कालू और गौरी चिड़िया के घर चले जाते हैं। छोटा बच्चा उन्हें देखकर रोना शुरू कर देता है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ है और आप कौन हो? चुप हो जाओ नन्हे बच्चे, चुप हो जाओ, हम तो आपके पड़ोसी कौवे हैं। आपके मम्मा पापा इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? पापा जंगल से लकड़ी लेने गए थे और मम्मा बारिश में छत को ठीक कर रही थी। उसके बाद मम्मा नीचे नहीं आई और पापा जंगल से नहीं लौटे। कालू जी, सुना आपने? वो दोनों कल के भयानक तूफान में घर से बाहर चले गए। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों जिंदा भी होंगे। गौरी जी, आहिस्ता बोलो, बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो रो पड़ेगा। हम बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, हो सकता है इसके माता पिता आ जाएं। फिर कालू और गौरी चिड़िया के बच्चे को अपने घर ले जाते हैं। वो बच्चे को भोजन खिलाते हैं। शाम हो जाती है। कालू और गौरी अपने घर के बाहर बैठकर चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। कालू जी, सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, मगर बच्चे के माता पिता में से कोई एक भी नहीं लौटा। वो दोनों मर गए हैं। अब इस बच्चे को कौन खिलाएगा पिलाएगा? हम तो पहले ही एक एक दाने के मोहताज हैं। आपने सही कहा गौरी जी, हम हर समय चिड़िया के बच्चे को अपने घर में नहीं रख सकेंगे। कालू जी, जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करें और इस बात को बताएं, तभी कुछ होगा। ऐसे बातें कर वो दोनों जंगल के सभी पक्षियों को जमा करते हैं और रानू टोनू के मरने की बात बताते हैं। सच में ऊपर वाले ने इस बच्चे के साथ बहुत ही बुरा किया। माता पिता दोनों को ही छीन लिया। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करें। देखें, जो होना था वो हो गया। अब इस बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बहुत ही छोटा है, ये अकेला नहीं रह पाएगा। कबूतर, क्या तुम इस बच्चे को अपने साथ रख सकते हो? नहीं कालू, मेरा भी परिवार है। मैं तो बड़ी मुश्किल से अपना खुद का गुजारा कर रहा हूँ।
तो इस बच्चे को कहाँ से खिला पाऊंगा। मुझे माफ करें, इस बच्चे को मैं अपने साथ नहीं रख सकता। मिट्टू तोते, तुम इस बच्चे को अपने साथ रख लो। नहीं गौरी कौवे, हमारा तो खुद का ही बच्चा आने वाला है। मैं तो दो बच्चों की परवरिश नहीं कर पाऊंगा। इस तरह जंगल का कोई भी पक्षी चिड़िया के बच्चे को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। वो सब गरीब थे। तभी एक बूढ़ी पक्षी बोलती है, हम जानते हैं इस जंगल के पक्षी गरीब हैं, सबकी एक जैसी स्थिति है, इसलिए सब पक्षी इस नन्हे बच्चे को एक साल अपने घर में रखेंगे। इस तरह से किसी को भी अकेले आर्थिक परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा और नन्हे बच्चे की भी परवरिश हो जाएगी। इस तरह से सभी बूढ़ी पक्षी की बात मान लेते हैं। सबसे पहले नन्हा कुक्कू कबूतर के परिवार में जाता है, जो कि बढ़ई का काम करता था। धीरे धीरे कुछ ही महीने बीत जाते हैं। कबूतर की पत्नी और उसका बेटा नन्हे कुक्कू से बहुत ही प्यार करने लगते हैं और धीरे धीरे 1 साल के समय में कुक्कू ने लकड़ी के खिलौने बनाना भी सीख लिया था। कुक्कू बेटा, अब आपको दूसरे परिवार में जाना होगा। सब पक्षियों ने फैसला कर लिया है। ये बात सुनकर कुक्कू उदास हो जाता है, लेकिन वो जानता था कि उसे एक दिन तो इस घर से जाना ही था। इसलिए कुक्कू कबूतर के बेटे को अपने हाथ से बने खिलौने देता है, जो कि उसने खुद से बनाए थे। और फिर कुक्कू एक नए परिवार में चला जाता है, जो कपड़े सिलाई का काम करता था। कुक्कू, हम जानते हैं आपका थोड़े दिन मन उदास रहेगा, लेकिन हम आपको बहुत प्यार करेंगे और उम्मीद है कि आपका मन भी हमारे साथ लग जाएगा। इस तरह दर्जी का परिवार भी नन्हे कुक्कू से बहुत प्यार करता। दर्जी के घर में रंग बिरंगे कपड़े पड़े रहते, जिनसे कुक्कू अपना मन लगाया करता। उसने कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों से गुड्डा और गुड्डी बनाए थे और तोते की पत्नी ने एक अंडा दिया था। कुक्कू बेटा, आप बहुत ही लकी हो। आपके आने से हमारे घर में जल्द ही बच्चा आने वाला है। आंटी जी, मैं इस बच्चे के साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे एक नए परिवार में जाना होगा। नवंबर का महीना आ गया और साथ ही मेरे जाने का समय। उदास ना हो कुक्कू बेटा, क्या पता आपके जाने से पहले ही अंडा टूट जाए और बच्चा आ जाए, तब आप भी जी भर के खेल लेना। धीरे धीरे नवंबर का महीना भी निकल जाता है, लेकिन अंडे से बच्चा अभी तक नहीं निकला था और कुक्कू को दूसरे परिवार में जाना पड़ता है। वो प्यार से बने हुए गुड्डा गुड्डी तोते के परिवार को दे जाता है। आंटी जी, जब अंडे से बच्चा बाहर आ जाए तो आप ये गुड्डा गुड्डी उसे दे देना, कहना तुम्हारा बड़ा भाई देकर गया है। तोते और उसकी पत्नी की आंखों में प्यार भरे आंसू थे। फिर कुक्कू विदाई लेता है। अब उसे एक और नया परिवार मिलता है। वो एक कुम्हार का परिवार था, यानी कि बच्चों का सबसे पसंदीदा काम मिट्टी से खेलना। अब कुक्कू का ज्यादातर समय चौक को देखते हुए ही निकल जाता। अरे वाह बेटा, आपने तो मिट्टी से काफी अच्छी अच्छी चीजें बना ली, लेकिन इन सब का अब क्या करोगे? बूढ़ी दादी, अब मेरा एक परिवार नहीं है। अब तक मैं जिन जिन परिवारों का सदस्य रह चुका हूँ, वो सभी मेरा परिवार है। मैं इसलिए इन सारे खिलौनों को उन सबके बच्चों को देकर आऊंगा, वो भी 25 दिसंबर को। फिर कुक्कू अपने बने खिलौनों को उन घरों में जाकर बांट दिया करता। इस तरह कुक्कू ना जाने कितने परिवारों से जुड़ता गया। कुक्कू ने कई तरह के काम सीख लिए थे। उसका तो पूरा जंगल ही परिवार बन गया था। कुक्कू अब बड़ा हो गया। अरे, दिसंबर का महीना आ गया, मुझे अपने परिवार के बच्चों को खिलौने बांटने जाना होगा। अब कुक्कू ने एक हवाई गाड़ी भी बना ली थी। वो दिसंबर की रात को अपनी हवाई गाड़ी में सारे खिलौने लेकर जाया करता। ऐसा करके कुक्कू को बहुत खुशी मिलती। धीरे धीरे समय बीतता गया। ऐसा करते करते कुक्कू बूढ़ा हो गया था। वो लाल रंग की टोपी भी पहनने लगा था। जंगल के सारे पक्षी उसे सेंटा क्लॉज के नाम से पुकारते थे। ये ले दोस्त, ये दारू पी, जो सारे गम भुला देता है। तू भी इसे पीना शुरू कर दे, फिर सारे गम भूल जाएगा।
क्या तुम सच कहते हो? इस दारू को पीने के बाद मेरा सारा गम कम हो जाएगा? कम क्या, जड़ से ही खत्म हो जाएगा। ये दारू है मेरे दोस्त, ये तो बड़े बड़े गमों को भुला देती है। ये कालू कौवे की 3 बेटियां थीं और तीनों बेटियां एकदम सही सलामत थीं। लेकिन जब भी कालू कौवे के घर में कोई बेटा जन्म लेता तो कुछ ही समय बाद मर जाता। इस बात का कालू कौवे को बहुत दुख होता था। गौरी जी, आपको क्या लगता है, इस अंडे से बेटा होगा या बेटी? कालू जी, इस अंडे से तो बेटा ही निकलेगा और मैं उसका नाम जग्गू रखूंगी। लेकिन गौरी जी, हमारे बेटे कहाँ जिंदा रहते हैं? वो तो जन्म के 1-2 दिन बाद ही मर जाते हैं। ऐसा ना कहीं कालू जी, शायद हमारे बेटों की मौत किसी बीमारी के कारण होती हो, परंतु हर बार ऐसा थोड़ी ना होगा। आप जैसा कह रही हो शायद वही ठीक हो, लेकिन मेरा मन तो बहुत ज्यादा घबराता है। कालू जी, भगवान का नाम लो, सब ठीक होगा और हम अपने बच्चे की पूरी देखभाल करेंगे। ऐसे बातें करके वो दोनों पति पत्नी सो जाते हैं और अगली सुबह उनके अंडे से एक बेटा निकलता है, जिसे देखकर गौरी कौवी बहुत खुश होती है। देखा कालू जी, आपने हमारे अंडे से बेटा हुआ है, जो मैंने कहा था वही हुआ। मम्मा, क्या इस बार भी भाई हमें छोड़कर चला जाएगा? नहीं नहीं मेरी बच्चे, अब आपका भाई कहीं नहीं जाएगा। अब आप अपने भाई के साथ खूब मस्ती करना। इस तरह से गौरी कौवी और उसकी बेटियां तो बहुत खुश थी, लेकिन कालू कौवे को कहीं ना कहीं डर सता रहा था, क्योंकि पहले भी उसके 3 बेटे जन्म के कुछ ही दिन बाद मर चुके थे और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। कालू जी, आप निश्चिंत होकर भोजन लेने जाएं, मैं अपने बेटे का पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है गौरी जी, आप बेटे का पूरा ध्यान रखना, मैं जल्दी भोजन लेकर घर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है, जहाँ चिड़िया उससे मिल जाती है। कालू भैया, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, जबकि आपके घर तो बेटा हुआ है? रानू चिड़िया, आप तो सब कुछ जानती हो कि मेरे बेटे जिंदा नहीं रहते, फिर मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? हर बार ऐसा नहीं होगा, आप बेकार की चिंता कर रहे हो। क्या पता पहले बच्चे जन्म के समय स्वस्थ न हो, इसलिए उनकी मौत हुई हो। ठीक है चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मेरा घर से बाहर मन नहीं लगता। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। जब वो अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका बेटा तो मर चुका था। कालू जी, हमारा जग्गू भी बाकियों की तरह हमें छोड़कर चला गया। गौरी, हमारे जग्गू को क्या हुआ था? बुखार, बस थोड़ा सा बुखार आया था। जब तक कि मैं डॉक्टर के पास ले जाती तब तक वो मर गया। इस तरह से फिर से कालू कौवे का परिवार दुखों में भर जाता है और कालू कौवा तो इस गम को भुला ही नहीं पाता। कालू भैया, आपने अपनी क्या हालत बना ली है, अपने ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हो। हाँ कालू, तो कितना दुबला पतला हो गया है, अपने ऊपर थोड़ा सा तो ध्यान दे, तेरे 3 बेटियां हैं। ठीक है, अब मैं भोजन लेकर घर जाता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो सीधे अपने दोस्त भूरे के पास जाता है, जो कि सारा दिन नशा करता था। भूरे मेरे दोस्त, मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी की मौत का गम भुला नहीं पा रहा हूँ। मैं दिन रात उसी की यादों में खोया रहता हूँ। ये ले दोस्त, ये दारू पी, जो सारे गम भुला देता है। तू भी इसे पीना शुरू कर दे, फिर सारे गम भूल जाएगा। क्या तुम सच कहते हो? इस दारू को पीने के बाद मेरा सारा गम कम हो जाएगा? कम क्या, जड़ से ही खत्म हो जाएगा। ये दारू है मेरे दोस्त, ये तो बड़े बड़े गमों को भुला देती है। ये सुनकर कालू कौवा थोड़ी सी दारू पी लेता है। उसे दारू कड़वी लगती है। ये कितनी बेकार है और इसका स्वाद भी कड़वा है। कालू, तूने पहली बार पी है ना, वरना स्वाद तो बहुत अच्छा है, मैं तो रोज पीता हूँ। ठीक है, मैं अब अपने घर जाता हूँ, कल फिर से आऊँगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू जी, आप इतनी देर तक कहाँ थे?
गौरी जी, मैं अपने दोस्त के घर गया था। क्या कालू जी, आपने शराब पी रखी है? आपके मुंह से तो बदबू आ रही है। नहीं नहीं गौरी, मैंने शराब नहीं पी। ऐसा कहकर कालू अपने घोंसले में गिर जाता है और सो जाता है। आज से पहले तो कालू जी ने दारू को हाथ भी नहीं लगाया, पता नहीं आज कैसे दारू पी ली। ऐसे सोचकर गौरी कौवी भी सो जाती है और दूसरी रोज कालू कौवा फिर से अपने दोस्त भूरे के घर जाता है। आ गए मेरे दोस्त, मुझे पता था आप जरूर आओगे। हाँ मेरे दोस्त, आपने ठीक कहा था, दारू पीने के बाद तो मैं चैन से सो गया। कालू कौवे की ये बात सुनकर भूरा मन ही मन सोचने लगता है, एक दो दिन इसे अपने पैसों से ही और पिला देता हूँ। जब इसे आदत लग जाएगी तब खुद ही कहीं से भी जुगाड़ कर लाएगा और फिर मेरी तो मौज हो जाएगी। बहुत देर हो गई है भूरे दोस्त, जल्दी से पैक बनाओ। यह सुनकर भूरा तो 2 पैक बना लेता है और एक कालू कौवे को देता है और दूसरा खुद पी जाता है। मेरे दोस्त, अब नहीं मुझे किसी की चिंता, दारू है तो सब कुछ है, दारू नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा कहकर कालू कौवा खूब दारू पीता है और शाम होने तक भूरे के घर में ही रहता है। कालू, अब आराम से अपने घर जाओ, रात बहुत हो चुकी है। भूरे मेरे दोस्त, तू मेरी कितनी फिक्र करता है, तेरे जैसा दोस्त मुझे कहीं नहीं मिलेगा। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। ऐसे लड़खड़ाते हुए कालू कौवा अपने घर पहुँच जाता है। कालू जी, आपने कितना नशा किया है, ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रही हो। चुप गौरी, एकदम चुप, मैं तो ठीक से खड़ा हूँ, आप ही मेरे सर पर उल्टी खड़ी हो। पहले खुद सीधी खड़ी हो जाओ, फिर मुझसे बातें करना। आपसे तो मैं सुबह बात करूँगी, अभी आपसे बात करना बेकार है। फिर गौरी कौवी भी दुखी मन से सो जाती है, परंतु कालू कौवा तो सुबह होते ही सबसे पहले जाकर दारू पीने अपने दोस्त के घर भाग जाता है। दोस्त, दारू की बड़ी हुड़क आ रही है, जल्दी से बोतल लेकर आओ। कालू, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, फिर मैं बोतल कैसे लाऊं? अब तुझे बिना दारू पिए ही यहाँ से जाना पड़ेगा। रुक मेरे दोस्त, मैं अभी घर जाकर पैसे लाता हूँ, फिर दोनों मिलकर दारू पिएंगे। फिर कालू कौवा तेजी से उड़ता हुआ अपने घर आता है और सारे पैसे निकालकर ले जाता है। भूरा उन पैसों से दारू की पूरी पेटी ले आता है। फिर वो दोनों खूब दारू पीते हैं और नशे में धुत होकर वहीं पड़े रहते हैं। इतनी सुबह सुबह ये कालू जी कहाँ चले गए? गौरी कौवी अपने सारे पड़ोसी पक्षियों से कालू के बारे में पूछती है, पर कहीं भी उसे कालू नहीं मिलता। गौरी, मुझे तो लगता है कालू भूरे के साथ नशा करता है, हमें कालू को वहीं देखना चाहिए। हाँ कबूतर, आप सही कहते हो, कालू वहीं गया होगा। कुछ दिनों से रोज शाम को वो नशा करके आता है। फिर वो सभी कालू कौवे को ढूंढने भूरे के घर जाते हैं, जहाँ कालू नशे में धुत पड़ा था। उठो कालू जी, उठो, आप इतना नशा क्यों करते हो? आपको हमारी बेटियों की जरा भी चिंता नहीं है। हाँ कालू भैया, आपको इतना नशा नहीं करना चाहिए, दारू पीना तो बुरी बात है। हाँ कालू, दारू पीने से घर बिगड़ता है, फिर तू ये दारू क्यों पीता है? सभी पक्षी कालू कौवे को समझा रहे थे, लेकिन कालू कौवा तो कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि वो नशे में धुत था। कबूतर, आप कालू को घर छुड़वा दे, अभी इनसे कहना कुछ भी ठीक नहीं है, इन्होंने बहुत नशा किया है। फिर कबूतर कालू को घर ले आता है और उसे घोंसले में लिटा देता है। गौरी कालू कौवे के लिए नींबू पानी लाती है। फिर कुछ देर बाद कालू का नशा उतर जाता है। आप सब यहाँ, मेरा दोस्त भूरा कहाँ है और मेरी दारू कहाँ है? आप अपने दोस्त के घर पर बेहोश पड़े थे और भूरा भी वहाँ नहीं था। वो तो अच्छा हुआ जो कबूतर भैया आपको यहाँ ले आए। हाँ कालू भैया, आप तो इतने बुरे ना थे, फिर आप इतनी दारू क्यों पीते हो? दोस्तों, मैं अपने गम को भुलाने के लिए शराब पीता हूँ। अरे वाह,
तू तो नशा करके अपने गम को भुला देगा। क्या गौरी को अपने बच्चों का दुख नहीं है? वो एक माँ होकर भी अपनी बेटियों के खातिर जी रही है, क्योंकि उसे पता है माँ बाप के सिवाय बच्चों का कोई नहीं होता। और तू नशे की ओर बढ़ रहा है। कबूतर की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो गौरी, मैं आज के बाद दारू कभी नहीं पीऊंगा और अपनी बेटियों की परवरिश बेटों की तरह करूंगा। और फिर कालू कौवा कभी शराब नहीं पीता और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। मौका अच्छा है अंडा तोड़ने का। इससे पहले कि उस चिड़िया की जड़ें मजबूत हो, मैं इसकी जड़ें ही उखाड़ देती हूँ। ऐसा कहते हुए बूढ़ी चिड़िया उसका अंडा उठाती है और तोड़ देती है। वो जैसे ही अपने घर आती है तो अपना अंडा टूटा देखकर रोने लग जाती है। माँ जी, मेरा अंडा कैसे टूट गया? बेटा आकाश, ये कौन है? माँ, ये तुम्हारी बहू है। माँ, इसका नाम रानू है और हमने शादी कर ली है। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हारी शादी अपनी सहेली की बेटी से करना चाहती थी। लेकिन रानू बहुत अच्छी है, ये आपकी बहुत सेवा करेगी। इसे सब काम आते हैं, ये घर भी बना सकती है और भोजन भी ला सकती है। नहीं चाहिए मुझे इसका घर और ना ही इसका भोजन। और होशियार चिड़िया, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई ऐसे मेरे बेटे से शादी करते हुए? तुमने ये नहीं पूछा इससे क्या इसकी माँ भी राजी है इस शादी से? माँ जी, आकाश जी कहते थे कि आपको कोई एतराज नहीं होगा। जैसी तुम बेशर्म हो वैसे ही तुम्हारे माँ बाप भी होंगे जिन्होंने तुम्हें रोका नहीं। माँ जी, मेरे माता पिता नहीं हैं, वो तो तभी मर गए थे जब मैं बहुत छोटी थी। इसलिए तो तुम इतनी बिगड़ी हुई हो। माँ, बस भी करो, ये मेरी पत्नी है। आकाश चिड़ा, जो अपने पसंद की शादी करके अपनी पत्नी को घर ले आया था, वो अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। और फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। अगले रोज रानो अंधेरे में ही उठ जाती है। उसका पति और सास तो सोए हुए थे, लेकिन उनके लिए वो भोजन की खोज में निकल जाती है। नदी के पास से उसे कुछ चावल के दाने मिल जाती है। वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि गौरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रानू है और मैं आकाश चिड़े की पत्नी हूँ। हमने पसंद की शादी की है। तो क्या तुम्हारी सास ने स्वीकार कर लिया तुम्हें? माँ गुस्से में है, लेकिन मान जाएगी धीरे धीरे। अब मुझे जाना है घर। और फिर वो चिड़िया चावल के दाने लेकर वहाँ से चली जाती है। उसका पति और सास भी घर में ही थे। माँ जी, ये देखिए, मैं आपके लिए चावल लाई हूँ। मैं तुम्हारा लाया हुआ भोजन खाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब अगर तुम चावल ले आई हो तो खा ही लेती हूँ। और फिर रानू की सास चावल खा लेती है। माँ, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, मुझे वहाँ कुछ दिन लग जाएंगे। और रानो, तुम माँ का ध्यान रखना, अच्छे अच्छे भोजन ला कर देना माँ को। और फिर ऐसा कहते हुए आकाश चिड़ा वहाँ से चला जाता है। जाओ, अब मुँह क्या देख रही हो? मेरे लिए सूखे तिनके लेकर आओ, मेरा पूरा घोंसला टूटा है। माँ जी, अभी ले आती हूँ और आज मैं आपका घोंसला बना कर दूंगी। मुझे नरम नरम घोंसला अच्छे से सिखाया है मेरी माँ ने। और फिर रानो चिड़िया अपने सास के घोंसले के लिए तिनके लेने चली जाती है। वो इधर उधर फिरती है, लेकिन उसे सूखे तिनके तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। और फिर अचानक से उसका सर घूमने लगता है और वो चक्कर खाकर एक पेड़ पर गिर जाती है। पास के पेड़ पर बैठा एक कबूतर ये सब कुछ देख रहा था। वो जल्दी से उसके पास आता है। क्या हुआ चिड़िया? मुझे तुम्हारी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कबूतर भैया, ना जाने क्या हुआ, उड़ते उड़ते चक्कर आने लगे, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। और फिर कबूतर पास की ही नदी से थोड़ा पानी लाता है और रानो चिड़िया के मुंह में डालता है। अब कुछ बेहतर लग रहा है।
चलो चिड़िया, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। कबूतर चिड़िया के साथ जाता है। तुम्हारी बहू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, ये चक्कर खाकर गिर गई थी और मैं इसे यहाँ ले आया। पति क्या चला गया है दूसरे जंगल, इसने तो नाटक शुरू कर दिए हैं। कबूतर, इसे कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब झूठ बोल रही है। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, ये नाटक नहीं कर रही। और फिर कबूतर डॉक्टर को लेने चला जाता है। आज ही घोंसला बनाने को कहा और तुम्हें चक्कर आने लगे। मैं सब जानती हूँ, तुम जैसी चिड़िया को। माँ जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा था। तोते, आकाश चिड़े की पत्नी को कुछ हो गया है, उसे चक्कर आ रहे हैं। तुम मेरे साथ चलो और उसे देखो। उसे थोड़ा ठंडा पानी पिलाना था। वो तो मैंने पिला दिया है। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। और फिर कबूतर डॉक्टर को लेकर रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है। माँ जी, बधाई हो, आपकी बहू को अंडा होने वाला है, लेकिन आज से इससे कोई काम मत करवाना और ना भोजन लेने के लिए भेजना। अच्छे अच्छे फल देना इसे, ये बहुत कमजोर है। माँ स्वस्थ होगी तभी तो बच्चा स्वस्थ होगा। अब मैं चलता हूँ। और फिर तोता डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। माँ जी, देख लिया, ये नाटक नहीं कर रही थी। माँ जी, अब तो हमारे घर में रौनक होने वाली है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आएगा। लेकिन उसकी सास तो बिल्कुल भी खुश ना थी। रानो बहन, मैं चलता हूँ। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। और फिर 1-2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और रानो चिड़िया एक अंडा देती है। वो तो बहुत खुश थी, लेकिन उसकी सास अब तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी। वो अपनी बहू से कहती है, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, अगर कहीं से भोजन मिला तो तेरे लिए भी ले आऊंगी। और फिर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। बहन, कैसी आई हो आज और कैसी है तुम्हारी बहू? सुना है तुम्हारे बेटे ने पसंद की शादी कर ली है, उसी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा तो पहले से ही निखट्टू था, एक नहीं सुनता था मेरी, और ऊपर से ब्याह कर ले आया है राह चलती हुई चिड़िया को। कोई अंडा भी हुआ है क्या अभी तक? आज ही उसने अंडा भी दे दिया है, बस इसलिए परेशान हूँ। मैंने तो सोचा था कि 2-4 दिन में ही भगा दूंगी उसे और फिर मैं अपनी बेटी की शादी मीनू सहेली की बेटी से कर देती, लेकिन अब इसके बच्चे हो गए तो फिर तो ये पक्की हो जाएगी घर में। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सहेली हूँ मैं तुम्हारी, इसलिए मैं तुम्हें एक राय दे सकती हूँ। तुम वो अंडा तोड़ दो और नाम लगा दो उसका। ऐसे जब लड़ाई होगी उन पति पत्नी में तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। मुझे पता था गौरी, तुम मुझे कोई अच्छी सलाह ही दोगी, मैं इसलिए तुम्हारे पास आई थी। अब मैं चलती हूँ, शाम भी होने वाली है। और फिर रानो की सास वहाँ से चली जाती है। माँ जी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और आप भी मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। मुझे तो खुद कुछ नहीं मिला खाने को, तुम्हारे लिए क्या लेकर आती? तुम जाओ और खुद ही खाओ कुछ। मैं जाती हूँ माँ जी, लेकिन आप मेरे अंडे का ध्यान रखना। तुम जाओ, मैं पास ही हूँ अंडे के। और फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मौका अच्छा है अंडा तोड़ने का। इससे पहले कि उस चिड़िया की जड़ें मजबूत हो, मैं इसकी जड़ें ही उखाड़ देती हूँ। ऐसे कहते हुए बूढ़ी चिड़िया उसका अंडा उठाती है और तोड़ देती है। रानो चिड़िया को भी भोजन मिल गया था, वो खुद भी खा लेती है और अपनी सास के लिए भी ले जाती है। वो जैसे ही अपने घर आती है तो अपना अंडा टूटा देखकर रोने लग जाती है। माँ जी, मेरा अंडा कैसे टूट गया? मुझे क्या पता, तुम्हारे जाते ही सो गई थी मैं, अच्छे से नहीं रखा होगा तूने अपना अंडा घोंसले में। लेकिन रानो चिड़िया तो जानती थी कि ये अंडा जरूर उसकी सास ने तोड़ा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और उसका पति भी आ जाता है। वो जैसे ही घर आता है उसकी नजर टूटे हुए अंडे पर जाती है।
रानो, ये अंडा किसका टूटा पड़ा है? मेरे पोते का। इस दुनिया में आने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। इस चुड़ैल ने अपना ही अंडा तोड़ दिया। कहती थी कि इस छोटी सी उम्र में मैं माँ नहीं बनना चाहती थी। ऐसा नहीं है पति जी। माँ जी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैं तो भोजन लेने गई थी और जब मैं घर में आई तो मेरा अंडा टूटा हुआ था। मुझे अब समझ आया कि माँ तुम्हारे खिलाफ क्यों थी। बहुत बड़ी गलती की मैंने राह चलती हुई चिड़िया से शादी करके। तुम इतनी जालिम हो सकती हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। ये झूठ बोल रही है पति जी। मैं कैसे अपना अंडा तोड़ सकती हूँ? मेरी माँ झूठ नहीं बोल सकती। बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब तुम निकालो इसे अपने घर से। मैं अपने बेटे की शादी दूसरी करूँगी। माँ जी, मेरा और कौन है आपके सिवाय? मैं कहाँ रहूंगी? बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पत्नी जो इतनी जालिम हो। और फिर रोती हुई चिड़िया टूटे मन के साथ वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। रात भी होने वाली थी और वो कबूतर की घर की तरफ चली जाती है। रानो बहन, रो क्यों रही हो तुम? और फिर रानो चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। तुम्हारी सास तो पहले से ही खिलाफ थी तुम्हारे लिए। तुम जब तक चाहो रह सकती हो मेरे पास। मैं अकेला ही रहता हूँ। और फिर रात हो जाती है। कबूतर और चिड़िया सो जाते हैं। अगले रोज रानो चिड़िया की सास सोकर उठती है तो वो उड़ नहीं पाती। वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा है। ना जाने मेरे पंखों को क्या हो गया है और ना टांगे हिल रही हैं। माँ, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। और उसका बेटा तोते डॉक्टर को लेने चला जाता है। तुम्हारी माँ की जान तो बच गई, लेकिन इसे लकवा मार गया है। अब ये कभी उड़ नहीं सकेगी। ऐसे कहते हुए तोता डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। ये जरूर मेरे पापों की सजा है। भगवान ने मेरे किए की सजा दी है मुझे। और वो ऐसे अपने बेटे को सारी बात बता देती है। वो रो रही थी। ये आपने माँ क्या किया? कितना बड़ा गुनाह हो गया हमसे। वो ऐसे रो रही थी कि कबूतर रानो चिड़िया को लेकर आ जाता है। तोते ने बताया कि आपको लकवा हो गया है। मैं देखने आ रहा था कि तुम्हारी बहू से रहा नहीं गया और वो भी साथ आ गई। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। भगवान ने मेरे किए की सजा दी है मुझे। और फिर चिड़िया अपनी सास को माफ कर देती है और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।